जय हिंद। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो हम लोग क्या होगा, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे, क्या सिलेबस जान लिए थे। अब सिलेबस में क्या क्या था, तो था इतिहास था, भूगोल था और ज्योग्राफी था। भूगोल और सिविक्स थे, इसमें हम लोग पढ़ लिया। तो इसमें अब इतिहास के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इतिहास क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, मतलब इतिहास का अर्थ होता है जो अतीत में जो घटना घटी उसको क्या बोलते हैं, इतिहास। मतलब अतीत में मैंने पुराने समय में जो घटना घटी वो होता है इतिहास। मतलब घटना जरूर वो घटना हुआ ही होगा, चाहिए उसको इतिहास में बोल सकते हैं। जैसे हाइड्रा स्पीच का 326 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये घटना घटी, इसीलिए इतिहास में कहता अतीत में जो घटित घटना हुई उसी को इतिहास बोलते हैं। और इतिहास को ग्रीक भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिका। इतिहास को ग्रीक भाषा में हिस्टोरिका बोला जाता है। हिस्टोरिका बोला जाता है किसको, ग्रीक भाषा में इतिहास। और इतिहास का इति प्लस हास मतलब क्या होता है, ऐसा ही हुआ होगा, मतलब ऐसा ही घटना हुआ होगा पुराने समय में, इसीलिए इतिहास का मतलब ये होता है। और इतिहास में कुछ है क्या, इतिहास में कुछ कुछ स्रोत के बारे में हम लोग जानना। तो इतिहास की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होना है, जब जिसके बारे में जानना, तो जैसे सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और उसी में हम लोग जानना भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारतीय इतिहास के बारे में जानना, तो भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए इसमें क्या क्या, पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, फिर आता है साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें जो आता है पुरातात्विक स्रोत हो गया या साहित्यिक स्रोत हो गया या विदेशी यात्रियों का विवरण है, इस संबंध से ही हम लोग क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इतिहास के बारे में जानकारी किससे किससे मिलती है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आएगा, पुरातात्विक स्रोत में आएगा अभिलेख आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा, पुरातात्विक स्मारक आ जाएगा। तो मतलब आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट बना था वो क्या क्या पुरातात्विक के बारे में वो पहले जानकारी इकट्ठा किया, इसीलिए पुरातात्विक स्रोत में सब आता है। तो सबसे पहले इतिहास की जानकारी हम लोग को पुरातात्विक स्रोत से जो मिला उसमें अभिलेख सबसे पहले मिला। सबसे पहले क्या मिला, अभिलेख। अब अभिलेख मिला, अभिलेख क्यों मिला, तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र। अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। तो अभिलेख मिला, उसमें प्रमुख स्थल के बारे में स्थान रहा उसमें, तो अभिलेख किस पे लिखा जाता है और उसको पढ़ने वाला सबसे पहले कौन था अभिलेख को, तो अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा। अब कहीं लिखा हुआ था, जैसे कोई स्मारक बनाया हुआ है या सोना चांदी तांबा या कांसा का प्लेट, उस पे क्या उकेर के लिखा हुआ रहता था, उस पे लिखा, या पत्थर के खंभे बना दिया जाता था, उस पे पूरा लिख दिया जाता था कि क्या उस पे लिखना है, या राजा के बारे में लिखा हुआ है, या स्मारक बनाया हुआ कि हाँ इस फलाना आदमी ने फलाना काम किया, तो वो लिखा हुआ था उस पे। तो अभिलेख में वही मिला। तो जब खुदाई किया गया या पुरातात्विक स्रोत के अनुसार पहले अभिलेख मिला, तो अभिलेख के अनुसार हम लोग को जैसे सोना चांदी लोहा कांसा या मंदिर के दीवार पर भी अभिलेख लिखा हुआ मिला। और अभिलेख ज्यादा कौन कौन लिपि में लिखा गया जो बोला जाता है, तो कौन कौन लिपि हुआ, जैसे ब्राह्मणी लिपि, उस समय क्या था, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो ये समय ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि किसके शासनकाल में, तो अशोक के ही जो अभिलेख बने थे उस पे ही मिले थे। उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। उसके बाद है इतिहास की जानकारी हमें सिक्का से मिलता है। अब सिक्का मिला हम लोग को, सिक्का जैसे पहले क्या करके सिक्का चलता था, स्वर्ण का सिक्का चलता था या चांदी का सिक्का पहले चलता था, तो उसमें क्या लिखा, अभिलेख के बारे में था। सिक्का में क्या हुआ, सिक्का का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्का को अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक, मतलब न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक। अब भारत में क्या हुआ, चांदी का सिक्का मिला, और पहली बार जो लिखित सिक्का था उस पे जो लिखा हुआ था वो स्वर्ण का सिक्का था। जो स्वर्ण का सिक्का था उस पे क्या था, पहली बार लिखित मिला। और स्वर्ण सिक्का कहाँ बना हुआ था, इंडो ग्रीक हिंद यावन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं पुरातात्विक स्मारक। अब पुरातात्विक स्मारक में क्या क्या हम लोग को मिला, जब खुदाई किया गया या कोई काम करने के लिए आपने घर बना रहा है या सरकार के द्वारा ही कहीं
बनाना चाह रहा था। तो वहां जब खुदाई किया तो पुरातात्विक स्मारक में सबसे पहले इमारत मिल गया, मंदिर मिला, या मूर्तियां मिल गया, या जो हड़प्पा की सभ्यता का जो खोज हुआ उसमें कैसे खोजा गया, तो उसमें जब अंग्रेज के समय में कोई कोई विद्वान आए तो उस समय जैसे वो खुदाई की, वहां पर क्या किए, खुदाई की, तो खुदाई करने में मिल गया हड़प्पा की पूरा सभ्यता ही मिल गया, जितना था पूरा सभ्यता वो मिल गया। उसमें हड़प्पा की सभ्यता का जो खोज हुआ उसमें कौन सा, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक कौन थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स है। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा हड़प्पा की सभ्यता की क्या किया गया, खुदाई किया गया और वो मिला। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स, कब, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब किया, तो कब किया, 1789 ईस्वी में किया। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, ऐतिहासिक स्रोत में हो गया, पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आता है, तो साहित्यिक स्रोत में आता है धार्मिक स्रोत और धर्मेतर स्रोत। अब धार्मिक स्रोत में क्या क्या आएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि धार्मिक स्रोत में कौन क्या आएगा, तो वैदिक साहित्य, पहले लोग वैदिक के बारे में जानते थे, वैदिक या पुराण के बारे में जानते थे, उपनिषद हो गया, जैन ग्रंथ, जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसमें धार्मिक ग्रंथ सब लोग पढ़ते थे। और महाकाव्य, महाकाव्य में क्या हो गया, महाकाव्य में अगर रामायण आया, अनेक आया, महाभारत, तो महाकाव्य के अनुसार ये सब क्या धार्मिक स्रोत में आते हैं। तो रामायण के लेखक कौन है, आप लोग जानते होंगे, तो रामायण के लेखक वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। तो ये सब क्या था, धार्मिक स्रोत के अंतर्गत है। उसके बाद आता है धर्मेतर स्रोत, मतलब धर्मेतर स्रोत में क्या क्या आता है, तो धर्मेतर स्रोत में आता है क्या, गार्गी संहिता आता है, एक होता है गार्गी संहिता। फिर आता है व्याकरण, व्याकरण जो पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया था, संस्कृत व्याकरण लिखा गया था, वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। और कौटिल्य के द्वारा क्या होता है, इसमें सब आ रहा है क्या, धर्मेतर स्रोत में आ रहा है, मतलब इतिहास की जानकारी हम लोग कैसे मिलता है वो हम लोग को जानना। तो धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत के अनुसार क्या है, पाणिनि का व्याकरण हो गया, फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें हो गया। उसके बाद मनुस्मृति, मनुस्मृति से भी हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि मनुस्मृति पहले कैसे कौन कौन थे, उनके अनुसार क्या क्या हुआ। फिर मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस बुक लिखी उससे भी हम लोग क्या हुआ, इतिहास की स्रोत की जानकारी मिला, मतलब इतिहास के बारे में जानकारी मिली, इतिहास में कौन कौन सी घटना हुई इसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद है कलहन, कलहन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो राज तरंगिणी लिखा गया। तो कलहन के द्वारा जो राज तरंगिणी लिखा गया उस समय भी हम लोग को राज तरंगिणी में कौन सी, राजा के समय में कौन सी घटना हुआ, इस वाले के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि विदेशी यात्री, विदेश से जो यात्री आए उनसे भी हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेश से कौन कौन से यात्री आए, कहाँ कहाँ से यात्री आए, जैसे विदेश से यात्री आने वाले कौन कौन थे, यूनान के थे, चीन के थे, अरबी थे। इसमें क्या था, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी, ये जो विदेश से जो यात्री आए वो समय भारत का साहित्य और जो जो बुक है, कुछ कुछ बुक पढ़े या कोई स्कूल में कॉलेज में जाकर वो पढ़े, विदेशी यात्री आए वो वहां आके पढ़ाई किए और वहां से वो जानकारी प्राप्त किए कि भारत में कैसी कैसी घटना हो रही है या कौन कौन चीज भारत में बना हुआ है, इस सब के बारे में मिला। तो उसमें सबसे पहले कौन आए, यूनानी आए, फिर चीनी लेखक आए, अरबी लेखक आए और फारसी। इसमें क्या हुआ, इतिहास में मैंने विदेशी यात्री आए, तो विदेशी यात्री आए तो वो क्या इतिहास के बारे में लिख कर चले गए, उसी से हम लोग को इतिहास के बारे में पूरा जानकारी मिलती है। उसके बाद है यूनानी रोमन लेखक भी आए, जिसके कारण क्या हुआ, भारत के इतिहास की प्रमुख, और उसमें क्या हुआ, इतिहास के बारे में जानकारी मिल गया। इसमें से विदेशी यात्री आए तो यूनानी रोमन लेखक है, इस वर्ष जब आए भारत में तो उसमें से क्या हुआ, हम लोग को इतिहास के बारे में पूरा जानकारी मिला। और उसमें जिस प्रमुख कौन कौन से आए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब सबसे पहले कौन आए थे, टेसियस आए थे, यूनान के जो थे, यूनान रोमन लेखक सबसे पहले कौन, टेसियस आए। उसके बाद मेगास्थनीज आए, फिर टॉलमे आए, उसके बाद प्लिनी और यशमन आए। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए, तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके शासनकाल में आए। और फिर चीनी लेखक भी कुछ आए, विदेशी यात्री आए, मतलब विदेशी यात्री में कुछ लेखक भी है चीनी यात्री। तो चीनी यात्री फाहियान आए, हुएनसांग आए, इत्सिंग आए। तो इस बार भारत में आए, बुक लिखे, साहित्यिक बुक लिखे। तो फाहियान किसके शासनकाल में आए, तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और उसके बाद हुएनसांग, तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आए। तो इसमें फिर इत्सिंग क्या हुआ, हुएनसांग और हर्षवर्धन के बाद इत्सिंग आए।
तो ये था हम लोग क्या इतिहास की थोड़ा बहुत जानकारी आज हम लोग कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।